बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली सीता की शादी होने को थी। सीता 18 वर्ष की थी और उसके जन्म के बाद ही माता पिता का साया उठ गया था। उसे उसके चाचा और चाची ने पाला था। चाचा उसे अपनी संतान की तरह स्नेह देते थे, परंतु चाची का मन सीता के प्रति कठोर था। चाची के बच्चे भी उसे नापसंद करते थे। शायद इसी कारणवश चाचा सीता का विवाह शीघ्रता से करना चाहते थे, परंतु विवाह के दिन वर पक्ष की बारात नहीं पहुंची। सारा आयोजन धरा का धरा रह गया। जब चाचा ने खोजबीन की तो मालूम हुआ कि लड़के ने शहर में दूसरी शादी रचाई थी और अब गांव आने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद क्रोध से तमतमाई चाची ने सीता को घर से बाहर निकाल दिया और तिरस्कार पूर्वक कहा कि उसकी परछाई भी अब उनके बच्चों पर न पड़े। चाचा ने बहुत चाहा कि सीता की सहायता कर सके, परंतु चाची के आगे उनकी एक न चली। वे विवश थे और सीता के लिए कुछ कर पाने में असमर्थ। सीता अत्यंत सुंदर थी, परंतु इन हालातों से उसका मन बेहद दुखी हो गया था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब किस ओर जाए। वह बार बार चाची के चरणों में गिरकर छत के नीचे रहने की विनती करती रही, परंतु चाची ने निर्दयता से उसका मुंह बंद कर दिया और द्वार बंद कर लिया। सीता निराश भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। इसी बीच वहां से स्कूल के एक मास्टर जी गुजरे, जो पास के शहर से प्रतिदिन गांव में पढ़ाने आया करते थे। उन्होंने सीता को उस स्थिति में देखकर उसके दुख को भांप लिया। मास्टर जी ने पूछा, बेटी, तुम यहां इस तरह क्यों बैठी हो और यह शादी का जोड़ा भी पहन रखा है? यह सुनते ही सीता के आंसू बह निकले और उसने अपने मन की समस्त पीड़ा मास्टर जी को बता दी। मास्टर जी यह सब सुनकर गहरी संवेदना से भर गए। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, सीता, चलो, मेरे साथ चलो। मास्टर जी के प्रति सीता का आदर भाव गहरा था, क्योंकि वह उनकी प्रिय शिष्या रही थी। 9वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की थी, परंतु फिर उसकी चाची ने उसे घरेलू कामों में उलझा दिया। मास्टर जी ने आश्वासन देते हुए कहा, चलो बेटा, मेरे घर चलो, वहां तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन सीता ने निराश मन से कहा, नहीं मास्टर जी, मैं तो दुर्भाग्य लेकर पैदा हुई हूं। मेरे जन्मते ही माँ बाप का साया उठ गया। मेरी वजह से चाची को भी बहुत दुख झेलना पड़ा। मास्टर जी ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आओ, सब ठीक हो जाएगा। सीता बिना और कुछ कहे उनके साथ चल दी। मास्टर जी उसे अपने घर ले गए, जहां उनकी पत्नी सुनीता ने बड़े अपनत्व से उसका स्वागत किया। मास्टर जी ने अपनी पत्नी को सीता के कठिन हालात के बारे में बताया और उसे ध्यान से रखने को कहा। सुनीता सीता की सरलता और सौंदर्य से प्रभावित हुई और उसकी देखभाल में जुट गई। उस शाम परिवार का पूरा संघ भोजन के लिए एकत्रित हुआ। सुनीता ने परिवार के सभी सदस्यों से सीता का परिचय कराया। मास्टर जी के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़े बेटे सुमिर, बीच के बेटे रणवीर और उसकी पत्नी संजना, छोटे बेटे विजय और उसकी पत्नी सोनम। उनकी एक प्यारी बेटी रिद्धि भी थी। मास्टर जी की मां भी उनके साथ रहती थी, जबकि पिताजी का कुछ वर्षों पहले देहांत हो गया था। इस प्रकार सीता को एक नया परिवार और छत मिल गई, जहां उसे अपनत्व और स्नेह का अनुभव हुआ। सीता का घर में स्वागत तो सबने खुले दिल से किया था, लेकिन संजना और सोनम के लिए उसका आना अनचाहा सा लगने लगा। सीता की मनमोहक सुंदरता ने उनके मन में ईर्ष्या का अंकुर बो दिया। सबने साथ में भोजन किया और अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सुमेर को भोजन के बाद टहलने की आदत थी, तो वह बाहर सैर के लिए निकल गया। उसी समय सुनीता सीता के पास आई और चिंता भरे स्वर में कहने लगी, बेटी, मेरे दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, लेकिन बड़े बेटे की चिंता मुझे खाई जाती है। उसने किसी से प्रेम किया था, पर जब उस लड़की ने विवाह की बात की तो उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और अंततः उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। अब तो इसे शादी का नाम सुनना भी गवारा नहीं। वह एक कुशल डॉक्टर तो बन गया, पर उसकी एकाकी जिंदगी मुझे कचोटती है। कैसे कटेगी इसकी पूरी जिंदगी अकेलेपन में? ये कहते हुए सुनीता वहां से चली गई और सीता मेहमानों के कमरे में लौट आई। समय के पंख लगे और 1 महीना पलक झपकते बीत गया। अब सीता के बिना घर अधूरा लगने लगा था। उसने अपने सरल स्वभाव और सेवा से सभी के दिलों में जगह बना ली थी। घर के हर सदस्य की आवश्यकता जैसे अब सीता बन चुकी थी।
सुनीता के लिए तो वह मानो एक अनमोल सहारा बन गई थी और सुमेर की जरूरतों का भी वह बिना कहे ख्याल रखने लगी थी। सभी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब सीता उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। रिद्धि की तो वह विशेष सखी बन गई थी। इसी बीच एक दिन अचानक महिला मोर्चा के कुछ सदस्य मास्टर जी के घर पहुंचे। उन्होंने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, हमें पता चला है कि एक लड़की आपके घर रह रही है और आपने उसे कानूनी रूप से गोद नहीं लिया है। कृपया उसे हमारे साथ जाने की अनुमति दें। महिला मोर्चा के सदस्यों के हर बार मना करने के बाद भी वे लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अंततः सुनीता ने सुमेर से कहा, इस बच्ची ने पहले ही बहुत पीड़ा सही है। मैं यह नहीं चाहती कि इसे और कहीं जाना पड़े। तुम इसे अपना नाम दे दो, शादी कर लो। सुमेर ये सुनकर हतप्रभ रह गया और बोला, माँ, ये क्या कह रही हो? वह मुझसे बहुत छोटी है और मैं किसी से भी विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन सुनीता ने उसे अपनी सौगंध दे दी। अंततः सुमेर ने सभी के समक्ष सीता की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया। ये देख महिला मोर्चा के लोग वापस चले गए। परिवार के अधिकतर सदस्य सुमेर के इस निर्णय से प्रसन्न थे, पर संजना और सोनम का मन उदास था। असल में उन दोनों ने ही महिला मोर्चा को बुलवाया था ताकि वे सीता को घर से बाहर निकाल सके। विवाह के बाद परिवार में रणवीर, विजय और रिद्धि ने खुशी जाहिर करते हुए सुमेर के लिए एक समारोह आयोजित करने की बात की, लेकिन सुमेर ने मना कर दिया और कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग जब ये जानेंगे कि सीता की उम्र सिर्फ 18 है और मेरी 40 वर्ष, तो हमारा उपहास ही उड़ाएंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि एक शिक्षित डॉक्टर ने ऐसा निर्णय लिया। सुमेर की बात सुनकर सभी चुप हो गए। इसके बाद सुमेर उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सुनीता ने सीता को भी सुमेर के कमरे में भेज दिया। पहले भी सीता उस कमरे में जा चुकी थी, परंतु आज उसे वहां सब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वहां खामोश खड़ी सीता की धीमी सी पदचाप को सुनते ही सुमेर ने पूछा, क्या हुआ? तुम यहां क्यों खड़ी हो? थोड़ा हिचकिचाते हुए सीता धीमे स्वर में बोली, जी, वो रिद्धि और मां ने मुझे यहां भेजा था। पिछले 1 महीने से सुमेर ने कभी सीता का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। जब भी वह सीता से बात करता, उसकी ओर नजर उठाए बिना ही बोलता था, और आज भी यही हुआ। बिना देखे ही उसने कहा, ये मां भी ना? सीता, मैं तुमसे शादी सिर्फ इस घर में तुम्हारे ठहरने के लिए की है। मेरी ओर से तुम्हें पूरी आजादी है। यहां रुकने का कोई बंधन नहीं है, और अगर परिवार वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हें इस कमरे में रहना चाहिए, तो तुम एक काम करो, सोफे पर सो जाया करो। लेकिन मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी सीता? सीता ने सिर हिलाकर हामी भरी और सोफे पर एक तकिया और चादर लेकर लेट गई। बाहर खड़ी रिद्धि और सुनीता इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत समय हो गया तो वे दोनों हल्का सा संतोष अनुभव करने लगी। सुमेर ने सीता को अपने कमरे में सीमित कर रखा था। अगली सुबह सुमेर ने कहा, मां, मैं अस्पताल जा रहा हूं। अगर नाश्ता तैयार है तो जल्दी दे दीजिए। सुनीता बोली, हाँ बेटा, बस अभी लाई। तभी विजय ने आवाज लगाई, मां, मैं भी ऑफिस जा रहा हूं, पर मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। सुनीता बोली, अभी लाई बेटा। रिद्धि ने कहा, मां, मैं कॉलेज जा रही हूं, प्लीज मेरी लाल चुन्नी ढूंढ दीजिए। सुनीता ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अभी लाई। ये सब सुनकर सुमेर जाने के लिए मुड़ा और बोला, मां, आप सभी को संभालिए, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। तभी पीछे से दौड़ती हुई सीता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपका नाश्ता तैयार है, बैठ जाइए। सुमेर ने नजर झुकाई और देखा कि सीता के हाथों में लाल कांच की चूड़ियां दमक रही थी। उसके हाथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सुमेर चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद सुमेर उठकर जाने लगा। तभी पीछे से सुनीता ने आवाज दी, बेटा सुनो, सीता को भी साथ ले जाओ। सुमेर ने हैरानी से पूछा, सीता को क्यों? सुनीता ने समझाते हुए कहा, बेटा, सीता के पास पुराने कपड़े हैं, तुम उसे कुछ नए कपड़े और सजने संवरने की चीजें दिला दो। अभी तो संजना ने अपने कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, लेकिन रोज किसी के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। नई नई शादी हुई है तो अच्छे कपड़े होने चाहिए। सुमेर ने कहा, मां, लेकिन मैं तो अस्पताल जा रहा हूं। इस पर सुनीता बिना कुछ कहे वहां से चली गई।
उसने तय कर लिया था कि सीता और सुमेर को साथ भेजेगी। थोड़ी देर बाद सीता बाहर आकर सुमेर की गाड़ी के पास खड़ी हो गई। सुमेर के मन में मां के प्रति खासी नाराजगी थी और इस नाराजगी का हिस्सा सीता को भी झेलना पड़ा। हालांकि उसने कुछ कहे बिना ही सीता को अपने साथ ले लिया, लेकिन उसे पीछे की सीट पर बैठने को कहा। अस्पताल पहुंचते ही उसने कहा, तुम कुछ देर यहीं गाड़ी में रुकना, मैं अपना काम निपटा कर आता हूं। सीता ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ समय बाद जब सुमेर वापस गाड़ी के पास आया तो उसकी नजर सीता पर पड़ी, जो खिड़की पर सिर टिकाए सो रही थी। उसकी सुंदर आंखें और उन पर बिखरा हल्का लाल रंग एक अलग ही चमक दे रहा था। सुमेर उसे देखता रह गया, जैसे समय की गति थम सी गई हो। इसी बीच एक भिखारी आया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। सीता की नींद खुली और उसने धीरे से सुमेर की ओर देखा। सुमेर ने जेब से कुछ पैसे निकालकर उस आदमी को दे दिए। सुमेर भी किसी हीरो से कम नहीं लगता था। 6 फुट की लंबाई, गोरा रंग और आकर्षक व्यक्तित्व। इसके बाद सुमेर ने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी मॉल की ओर मोड़ दी। मॉल के पास पहुंचकर वह बोला, उतरो, मॉल आ गया। लेकिन सीता ने संकोच के साथ कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मॉल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुमेर ने यह सुनकर गुस्से से कहा, तो मां से मना क्यों नहीं किया? क्यों आई हो? सीता ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हम तो आपकी खुशी के लिए आए हैं। यह सुनकर सुमेर चौंका और थोड़ा तीखे स्वर में बोला, क्या कहा? जरा फिर से कहना। सीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। फिर वह गाड़ी से बाहर आकर बोली, चलिए चलते हैं। उनके सामने खड़े होकर दोनों की नजरें टकराई और एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुमेर ने जल्द ही अपनी नजरें हटा ली और आगे बढ़ गया। सीता वहीं ठहरी, सोचते हुए कि शायद आज पहली बार सुमेर ने उसे सही से देखा है। तभी सुमेर ने गुस्से में आवाज लगाई, अब चलोगी या उठाकर ले जाना पड़ेगा? सीता उसकी आवाज सुनकर तुरंत उसके पास आई और दोनों मॉल के भीतर चले गए। सुमेर ने सीता के लिए कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीद दिया और अब दोनों घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक चाट का ठेला दिखा, जिस पर सीता की नजर पड़ते ही वह खुशी से चिल्ला उठी, चाट। सुमेर ने उसकी आवाज सुनकर गाड़ी रोक दी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, थोड़ा धीरे बोलो सीता। संकोच में डूबी सीता ने कहा, मुझसे गलती से निकल गया। फिर उसने थोड़ा रुककर अपने बचपन की यादें साझा की। चाचा जी स्कूल के रास्ते में मुझे चोरी छिपे चाट खाने के पैसे दिया करते थे। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। उसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, हमें अब चलना चाहिए, मां इंतजार कर रही होगी। सुमेर उसकी भावुकता को समझते हुए बिना कुछ कहे चाट वाले के पास गया, एक प्लेट चाट खरीदी और मुस्कुराते हुए उसे सीता के हाथों में दे दिया। उसने कहा, अगर आगे भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह सकती हो। सुमेर की इस बात में सीता को अपनेपन की गहरी अनुभूति हुई। चाट खाते वक्त सीता ने धीरे से पूछा, आपने अपने लिए नहीं लिया? क्या आप मेरे साथ थोड़ी खाएंगे? सुमेर ने हंसते हुए मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तुम ही खाओ। सीता बच्चों जैसी मासूमियत से चाट का आनंद लेती रही और सुमेर उसकी मुस्कुराहट में खो गया। फिर दोनों वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और घर की ओर बढ़ चले। घर पहुंचते ही सीता ने सारे सामान सुनीता और रिद्धि को दिखाया। संजना और सोनम भी पास खड़ी यह दृश्य देख रही थी। संजना ने जलन भरी नजर से सोनम की ओर देखते हुए कहा, देखो, एक दिन की नौकरानी आज घर की मालकिन बनने चली है। सोनम सहमत होकर बोली, हमें कुछ करना होगा दीदी, नहीं तो घर के लोग उसी की सराहना में लगे रहेंगे। संजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और ये काम हमें जल्द ही करना होगा। वही सुनीता ने सीता से कहा कि वह अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाए। सीता सामान लेकर सुमेर के कमरे की ओर चल दी। सुमेर सीता के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। सीता उसकी ऊंचाई के सामने छोटी लग रही थी और अपनी झुकी नजरें उठाकर उसे देखने लगी। सुमेर ने कड़े लहजे में कहा, यह क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें केवल सोफे पर सोने की अनुमति दी थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि इस कमरे में तुम्हारा अधिकार हो गया है कि तुम अपना सामान यहां ले आओ। इस बार सीता ने चुप्पी नहीं साधी और सीधे जवाब दिया, हम कहां जाई? मां ने कहा था
कि हमें आपके कमरे में जाना चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए। आखिर हम कहाँ जाइए? और शादी के बाद हम आपकी पत्नी हुए ना? सुमेर ने थोड़ी दूरी बनाते हुए नजरें हटाकर ठंडे स्वर में कहा। जहां तुम्हारा मन है वहां जाओ, बस इस कमरे से बाहर। वैसे भी ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, मां की जबरदस्ती थी, और कानूनी तौर पर भी हम पति पत्नी नहीं है। सीता का मन सुमेर की इन कठोर बातों से भारी हो गया। वह अपना सामान सोफे पर रखते हुए बोली, ठीक है, पर आपने सोफे पर रहने की अनुमति तो दी है ना? मैं यही अपना सामान रखती हूँ। इतना कहकर सीता चुपचाप वहां से चली गई। सुमेर की बातें उसके मन में गूंजने लगी, मानो उसके दिल पर चोट कर रही हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों सुमेर की ये कड़वी बातें उसे इतनी व्यथित कर रही थी। दिन ढलते ढलते शाम हो गई। घर के लोग अपने अपने काम से लौट आए थे और अब रसोई में रात के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तभी सीता सुनीता के पास गई और बोली, माँ आइए, हम आपकी सहायता करते हैं। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आओ बेटा। क्या तुमने अपना सामान ठीक से रख लिया है? सीता मन ही मन सोचने लगी, कैसे रखूं? सुमेर जी तो हमेशा मुझे कमरे में कम से कम चीजें रखने की हिदायत देते हैं। ये बातें माँ को बताऊं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सीता को खामोश देखकर सुनीता ने पुनः पूछा, क्या हुआ सीता? कुछ तो बताओ। सीता मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने सारा सामान भी व्यवस्थित कर लिया है। इसके बाद दोनों मिलकर भोजन बनाने में जुट गई। कुछ समय बाद सभी लोग खाने के लिए नीचे आए। जैसे ही खाना परोसने की बारी आई, सीता, सुनीता और रिद्धि सभी को भोजन परोसने लगी। तभी सोनम और संजना ने हंसते हुए कहा, माँ, रिद्धि, आप दोनों बैठ जाइए, हम बहुएं भोजन परोस देंगी। सुनीता ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए हामी भरी। तीनों बहुओं ने सबको प्यार से खाना परोसा और फिर सभी ने मिलकर आनंद पूर्वक भोजन का आनंद लिया। जैसे ही सभी ने खीर का स्वाद लिया, सबसे पहले सुमेर के छोटे भाई विजय ने तारीफ करते हुए कहा, आपके हाथों में सचमुच जादू है। क्या लाजवाब खीर बनाई है आपने। इतने में पीछे से उनके मंझले भाई रणवीर बोले, बिल्कुल सही कहा भाई। इस पर सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, ये खीर मैंने नहीं बल्कि सीता ने बनाई है। वैसे तो सीता पहले भी खाना बना चुकी है, पर शादी के बाद पहली बार कुछ विशेष बनाया है, इसलिए मैंने इसे खीर बनाने को कहा। फिर हंसते हुए उन्होंने जोड़ा, अब तो इसे तोहफा भी मिलना चाहिए। सुमेर के दोनों भाई भी सहमति में बोले, हाँ तोहफा तो बनता है। सबसे पहले मास्टर जी भोजन के बाद उठे और सीता के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मैं कुछ लाने में असमर्थ रहा, माफ करना। यह सुनते ही सीता उन्हें रोकते हुए बोली, पिताजी, आपके आशीर्वाद से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मास्टर जी मुस्कुराए और सुनीता की ओर देखा, जो तुरंत ही खड़ी हो गई, और उन्होंने सीता के हाथों में सोने के कंगन थमाते हुए कहा, यह मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए बनवाए थे सीता, ये लो। तभी रणवीर ने मजाक में कहा, माँ, अब हम भी लाइन में हैं। सुनीता ने हंसते हुए कहा, पर बेटा, तुम सब तो सुमेर से छोटे हो। रणवीर ने तुरंत जवाब दिया, हम ये नहीं जानते माँ, सिया तो सबसे छोटी है और उसे तोहफा मिलना चाहिए। सुनीता और मास्टर जी दोनों मुस्कुराते हुए किनारे हो गए। फिर रणवीर ने संजना से कहा, अपनी अंगूठी दे दो ना। संजना पहले संकोच में थी, पर रणवीर के कहने पर उसने अपनी अंगूठी उतारकर सीता को दे दी। इसके बाद विजय और सोनम ने भी अपने चुने हुए उपहार सीता को भेंट कर दिए। विजय ने सोनम की चुनिंदा उपहार देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीता को अपनी कलाई की घड़ी भेंट कर दी और हंसते हुए कहा, भाभी, ये घड़ी मैंने विशेष रूप से आपके लिए ही खरीदी थी। उसके बाद जब सभी विदा लेने लगे तो रिति ने अचानक रोकते हुए कहा, एक मिनट, सुमेर भैया का तोहफा बाकी है। सबने सुमेर की ओर देखा, जो उनकी नजरों में उम्मीद देख थोड़ी असहजता से मुस्कुराया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये सब बेकार की चीजें हैं, मुझे ऐसे फिजूल के कामों में मत घसीटो। ये कहकर वह वहां से चला गया और संजना के चेहरे पर मुस्कान देख रणवीर ने उसे देखा और धीरे से कहा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। रणवीर की यह बात सुनकर संजना गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद कमरे में केवल सुनीता और सीता ही रह गईं। सुनीता ने सीता के पास जाकर कहा, बेटी,
सुमेर की बातों का बुरा मत मानना, वह कुछ लाया नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहा था। सीता ने जवाब दिया, नहीं मां, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी सुमेर जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। यह कहते हुए सीता अपने कमरे में चली गई और सुनीता भी अपने कमरे की ओर चली। जब सीता अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि सुमेर की किताबें बिखरी पड़ी है। उसने जल्दी जल्दी उन किताबों को समेटकर टेबल पर रखने का प्रयास किया। तभी सुमेर कमरे में आ गया और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को छूने की? क्या मैंने मना नहीं किया था कि मेरे कमरे में किसी चीज को हाथ मत लगाना? सीता ने सफाई देने की कोशिश की, मैं बस किताबें समेट रही थी। लेकिन सुमेर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, जाओ और बालकनी में जाकर सो जाओ। सीता ने उसकी बात सुनी और चुपचाप बालकनी की ओर चली गई। सीता ने जैसे ही अपनी चादर और तकिया उठाने की कोशिश की, सुमेर सामने आकर उसके हाथों से सामान छीनते हुए बोला, इनके बिना ही जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चाहो तो इस कमरे से बाहर चली जाओ। सीता ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बालकनी में तो ठंड लग जाएगी। सुमेर ने जवाब दिया, तो यहां से चली जाओ। सीता थोड़ी अड़ियल स्वभाव की थी, पर उसने सुनीता के दुखी होने के डर से चुपचाप बालकनी में रात बिताई। अगली सुबह जब सभी परिवारजन नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि सीता नदारद थी। सबकी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी क्योंकि उनके काम समय पर नहीं हो पा रहे थे। इतने में सीता सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरी। उसे देखकर सुनीता पास आई और छूते ही समझ गई कि उसे सर्दी और बुखार हो गया है। सुनीता ने सीता को टेबल पर बिठाते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? उसने सुमेर को फौरन निर्देश दिए, सुमेर, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ और दवाई दिलवा दो। बच्ची की हालत खराब हो गई है। सीता ने कहा, मां, मैं ठीक हूं। पर सुनीता ने उसे रोकते हुए कहा, अब चुप रहो, कुछ मत बोलो। इसी बीच रिद्धि ने कहा, भैया, कल रात मैंने आपकी एक किताब उठा ली थी। मुझे उसकी जरूरत थी और इसी चक्कर में आपकी किताबें गिर गई थी। माफ करना, मैं जल्दी में उन्हें उठा नहीं पाई। ये सुनते ही सीता ने सुमेर की तरफ देखा और सुमेर सिर झुकाते हुए बोला, कोई बात नहीं। उसके बाद सब अपने अपने काम पर निकलने लगे। घर से निकलते वक्त सोनम ने संजना से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, लगता है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। संजना ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। सुमेर एक पढ़ा लिखा सर्जन है और ये एक साधारण लड़की। दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखना, ये दोनों खुद ही अलग हो जाएंगे। इस बीच सुमेर और सीता चुपचाप कार में बैठे थे। इस बार सीता आगे की सीट पर बैठी थी और सुमेर ने मना भी नहीं किया। लेकिन रास्ते भर सीता खुद को रोक नहीं पाई और मन ही मन चीखती रही। सुमेर ने सीता से पूछा, तुम चाय पियोगी? सीता ने रूखेपन से मना कर दिया। सुमेर फिर बोला, चाय पीने से तुम्हारी छींक थोड़ी रुक जाएगी। उसकी बातों से सीता की झुंझलाहट बढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, गाड़ी रोको। सुमेर ने हैरान होकर पूछा, क्यों? सीता ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मैंने कहा है, नहीं तो मैं चलती गाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर लूंगी। यह सुनते ही सुमेर ने फौरन गाड़ी रोक दी और सीता उतरकर पैदल चलने लगी। सुमेर ने गाड़ी को साइड में खड़ा कर उसके पीछे भागते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सीता, ये क्या बेवकूफी है? सीता की आंखों में गुस्से की लपटें दिख रही थी। उसने तंज कसा, जो कल आपने मेरे साथ किया वो क्या था? क्या वो बेवकूफी नहीं थी? ठंड में मुझे बाहर सोने को कह दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपकी किताबों को उठाकर व्यवस्थित कर दिया। सुमेर उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर सीता की नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कटाक्ष किया, आपने मुझे अनपढ़ कहा, पर क्या सर्जन होने का मतलब यह है कि आपको दूसरों का मजाक उड़ाने का अधिकार मिल गया? मैंने भी 9वीं तक पढ़ाई की है, कोई अनपढ़ नहीं हो। सुमेर ने थोड़े व्यंग्य के साथ जवाब दिया, हाँ, 9वीं तक पढ़ाई की है। वाह, क्या खूब पढ़ाई की है। सीता ने गुस्से में कहा, और आपको लगता है कि आपको अनपढ़ बीवी मिली है, लेकिन मुझे कौन सा कोई हीरो मिला है? आप भी तो उम्र दराज है। सुमेर ने चौंकते हुए पूछा, तुमने मुझे बूढ़ा कहा? सीता ने सीधे जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ,
तो कहाँ क्या करोगे? सीता ने तंज कसा। तभी पास से गुजरते एक युवक ने सुनकर मजाक में कहा, इसलिए तो शादी नहीं करनी चाहिए भैया, बीवियां कहीं भी शुरू हो जाती है। सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा भाई, तुम तो बिल्कुल भी शादी मत करना, क्योंकि बीवियां वाकई में बड़ी खतरनाक होती है। यह सुनते ही दोनों की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे से मिली और हल्की सी मुस्कान साझा हुई। इतने में सड़क पर एक तेज रफ्तार कार सीता की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। सुमेर ने फौरन सीता को अपनी ओर खींच लिया और सीता ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। डर के मारे सुमेर की शर्ट को कसकर पकड़े खड़ी रही। सुमेर ने गुस्से में उस गाड़ी वाले को आवाज लगाई, पागल हो क्या? देखकर नहीं चला सकता? फिर उसकी नजर सीता पर गई, जो उसकी शर्ट थामे आंखें बंद किए खड़ी थी। सुमेर की नजर उसके मासूम चेहरे पर थमसी गई और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद सीता ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक हल्की सी राहत की सांस लेते हुए बोली, उफ, मैं बच गई। सीता ने देखा कि वह अभी भी सुमेर से सटी हुई खड़ी थी। अचानक शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह फौरन पीछे हट गई और दोनों ने अपनी नजरें एक दूसरे से हटा ली। सुमेर ने कुछ सोचते हुए फिर से सीता का हाथ थाम लिया और इस बार बिना किसी शब्द के उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सुमेर सीता को अपनी कार में बैठाने के लिए बढ़ा और सीता उसके चेहरे पर निगाहें गड़ाए बस उसे देखे जा रही थी। सुमेर ने उसे सावधानी से कार की सीट पर बिठाया, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुमेर ने दरवाजा खोला और सीता से कहा, चलो बाहर आओ। सीता हठपूर्वक बोली, नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे और इलाज की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं। इस पर सुमेर ने सहजता से कहा, ठीक है, तो मां को बता देता हूं। लीजिए, मैं उन्हें फोन लगाता हूं। वह फोन निकालने ही वाला था कि सीता घबराकर बोली, रुकिए, हम चल रहे हैं, कृपया मां को फोन न लगाइए। सुमेर ने हल्के मुस्कान के साथ फोन वापस जेब में रख लिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। सीता भी उसके पीछे पीछे चली, गुस्से भरी नजरों से उसे घूरती हुई। हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही सुमेर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, चाहे जो भी हो जाए, किसी से मत कहना कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो। सीता ने तंज करते हुए जवाब दिया, हाँ, हमें मालूम है कि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते और गंवार समझते हैं। हमें अपनी पत्नी बुलाने में आपको शर्म महसूस होती होगी, यह भी हम समझ सकते हैं। उसी समय एक युवा जूनियर डॉक्टर नमिता वहां आई और सुमेर को गुड मॉर्निंग कहकर उसकी निगाहें सीता पर ठहर गईं। उसकी दृष्टि को ऐसे सीता पर टिके देखकर सुमेर स्वयं ही बोल पड़ा, ये हमारी मेहमान है, इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इन्हें प्रियंका मैम के पास ले जाओ, इन्हें बुखार भी है, उसकी जांच कर लेना। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया। उसके बाद नमिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम नमिता है और मैं यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ। सीता ने भी विनम्रता से जवाब दिया, जी, मेरा नाम सीता है। सीता कुछ और कहना चाह रही थी, परंतु तभी नमिता ने कहा, वैसे सीता जी, आप बहुत आकर्षक हैं। आपकी ओर से नजरें हटाना तो कठिन ही है। आपने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ है, इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है। सीता की आंखों में हल्की उदासी झलक आई, मन में ढेरों विचार उमड़ने लगे। थोड़ी देर बाद उसने नमिता की ओर देखते हुए कहा, जी, हमारी शादी हो चुकी है। नमिता मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो आपके पति की नजर हर समय आप पर टिकी रहती होगी, है ना? कितना प्यार करते होंगे वो आपसे। ये सुनते ही सीता ने दूर खड़े सोमेश की ओर एक नजर डाली और धीमे स्वर में कहा, हर चीज उतनी सुंदर नहीं होती जितनी दिखती है, और तुम भी तो खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, खुद के पैरों पर खड़ी एक आत्मनिर्भर महिला हो, यह भी कम आकर्षक नहीं है। फिर एक पल रुककर उसने नमिता से कहा, लेकिन काम पर ध्यान देना भी जरूरी है, नहीं तो तुम्हें डांट पड़ सकती है, क्योंकि तुम काफी देर से मुझसे बातें कर रही हो। नमिता खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, पर क्या करो, आदत से मजबूर हो, हर बार बातों में खो जाती हो। उसने फिर कहा, चलो मैं आपको मैनम के पास ले चलती हूँ। रास्ते में चलते चलते नमिता कुछ न कुछ बोलती रही और फिर उसने उत्सुकता से पूछा, सीता जी, आपको पता है
पूरे अस्पताल में सुमेर सर की सबसे फेवरेट प्रियंका मीनम है। लोग तो कहते हैं कि दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है, शायद इसलिए कि दोनों ने शादी नहीं की। यह सुनते ही सीता के कदम ठिठक गए और वह कहीं खो सी गई। तब नमिता ने उसे टोका, अरे क्या हुआ, चलो ना। धीरे धीरे दोनों प्रियंका के केबिन तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर नमिता ने फुसफुसाते हुए कहा, लो सीता जी, हम आ गए। वैसे प्रियंका मीनम काफी सख्त मिजाज की है और उनकी ज्यादा बातें पसंद नहीं है। जो भी मैंने बताया है यहां भूलकर भी मत बोलना। ये कहकर दोनों केबिन के अंदर दाखिल हुई। सीता ने देखा कि वहां एक आकर्षक और आत्मविश्वासी महिला बैठी थी, जिसकी उम्र भी सुमेर के आसपास ही लग रही थी। पहली नजर में ही वह समझ गई कि यही प्रियंका है। नमिता ने प्रियंका से कहा, प्रियंका मीनम, ये सुमेर सर के साथ आई है। सर ने बताया है कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इन्हें आप देख लीजिए। प्रियंका ने उत्सुकता से सीता की ओर देखा और पूछा, आप सुमेर की क्या लगती हैं? इससे पहले कि सीता कुछ कह पाती, नमिता ने हंसते हुए कहा, ये सर की मेहमान है, मीनम। और देखिए कितनी सुंदर है ना। प्रियंका ने संजीदगी से नमिता की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। नमिता सिर झुकाकर चुपचाप बाहर चली गई। प्रियंका ने सीता को बैठने का इशारा किया और उसकी जांच पड़ताल करने लगी। कुछ देर बाद सुमेर केबिन में आए और बोले, प्रियंका, देख लिया ना, दवा भी दे देना। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब कर दिया है। अब तुम इन्हें ले जा सकते हो, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। लगता है इन्होंने ठंडी चीजें खाई है। सीता ने धीरे से कहा, हाँ, ठंडी हवा में रखा गया था। प्रियंका ने फिर पूछा, कुछ कहा आपने? लेकिन सीता खामोश रही, उसका ध्यान कहीं और था। इस बीच सुमेर ने यह सब सुन लिया था। उसने स्थिति संभालते हुए कहा, नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। फिर सुमेर ने सीता को चलने का इशारा किया। तभी प्रियंका ने सुमेर से पूछा, सुमेर, क्या सच में तुम्हें याद नहीं है कि आज कौन सी तारीख है? सुमेर थोड़ा असमंजस में मुस्कुराया और कहा, ओ प्रियंका, माफ करना, हैप्पी बर्थडे। इसके बाद उसने प्रियंका को गले लगाते हुए माफी मांगी और कहा कि काम की व्यस्तता के चलते वह यह दिन भूल गया था। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर शाम की पार्टी में जरूर आना। सुमेर ने हामी भरते हुए वादा किया, हाँ, जरूर आऊंगा। सीता यह सब देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर वह प्रियंका को अलविदा कहकर सुमेर के साथ बाहर आ गई। दोनों चुपचाप घर लौट आए। घर पहुंचने पर हॉल में बैठी सुमेर की मां सुनीता जी ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या हुआ सीता, बेटा तुम ठीक हो ना? सीता ने धीरे से हामा कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इसके बाद सुनीता जी ने सुमेर से पूछा, क्या बात है, सीता को तुमने डांटा क्या? सुमेर हल्की हंसी के साथ बोला, हद है मां, अब आपको अपने बेटे पर भी शक हो रहा है। मैं क्यों डांटूंगा उसे? पता नहीं, वह गाड़ी में भी बिल्कुल खामोश थी। सुनीता जी सीता का हाल जानने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी सुमेर ने कहा, अरे मां, वो बीमार है, शायद थकी हुई है। आप उसे आराम करने दीजिए और मेरे लिए कुछ बना दीजिए, भूख लग रही है। वही खड़ी सजना ने सुना और बोली, लो जी, मैं कुछ बना देती हूँ, मां को आराम करने दीजिए। फिर सुमेर अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। सुमेर ने देखा कि सीता सोफे पर लेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत सामान सोफे पर ही बिखरा हुआ था, जिससे उसे सोने में दिक्कत हो रही थी। यह देखकर सुमेर ने कहा, सीता, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं अलमारी का एक हिस्सा खाली करवा देता हूं, तुम अपना सामान उसमें रख सकती हो। सुमेर की आवाज सुनते ही सीता के भीतर गुस्सा उभर आया। उसने गहरी नाराजगी के साथ कहा, क्यों? मैं कौन हूं आपके, जो आप इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं? हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। वैसे भी हमने हमेशा खुद को परेशानियों से लड़ते हुए संभाला है। बचपन से हमारे पास न पढ़ाई का मौका मिला, न अच्छा खाना और न ही परिवार का स्नेह। इतना कहकर उसने चादर से अपना चेहरा ढक लिया। सुमेर उसके चेहरे पर उभरते दुख को भांप सकता था। इस मंजर ने उसे बेचैन कर दिया और वह वहां से बाहर निकल गया। हॉल में बैठी सुनीता ने उसे जाते हुए देखा और पुकारा, बेटा कहाँ जा रहे हो? संजना तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का सिरा बना रही है,
लेकिन सुमेर ने अनसुना करते हुए घर से बाहर का रुख कर लिया। करीब 3 घंटे बाद जब दवाई का असर हुआ तो सीता का बुखार थोड़ा उतर गया। वह हॉल में जाकर सुनीता, संजना और सोनम के पास बैठ गई। उसी समय दरवाजे से सुमेर अंदर आता दिखाई दिया। उसे देखकर सभी खड़े हो गए, क्योंकि उसके साथ 4 आदमी भी थे जो एक बड़ी अलमारी लेकर आए थे। सुनीता ने हैरानी से पूछा, सुमेर, ये क्या है? क्यों लेकर आई हो? सुमेर ने सीता की ओर देखते हुए कहा, शादी के बाद से सीता को अपना सामान रखने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं उसके लिए यह अलमारी लेकर आया हूं। ये सुनकर सुनीता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उन आदमियों को कमरा दिखाते हुए कहा, इसे उस कमरे में रख दीजिए। तभी सोनम संजना के पास खड़ी हुई, धीरे से मुस्कुराई और संजना के कानों में फुसफुसाते हुए बोली, दीदी, ये सुमेर भैया तो सीता भाभी के प्यार में पक्के पड़ गए हैं। देखो, पहले सामान और अब ये अलमारी भी ले आए। संजना हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो तो बस अपनी अलमारी में उसके कपड़े नहीं रखना चाहते, इसलिए ये सब कर रहे हैं। प्यार व्यार का चक्कर नहीं है। इसी बीच संजना ने सुमेर की ओर मुड़कर कहा, सुमेर, मैंने आपके लिए शीरा बना दिया है, आइए परोस कर लाती हूं। तभी रणवीर अंदर आता हुआ बोला, अरे शीरा तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे लिए भी लाना। बिना कोई जवाब दिए संजना शीरा लेने चली गई। रणवीर ने थोड़ी देर बाद सोनम से कहा, अरे सोनम, जरा पानी वानी ला दो, बहुत थकान महसूस हो रही है। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी, अभी लाती हूं। रणवीर फिर चुटकी लेते हुए बोला, वैसे एक खबर सुनोगी तो एकदम तरोताजा हो जाओगी। विजय ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है भैया? दरवाजे से प्रवेश करती हुई वृंदा ने भी उत्सुकता से पूछा, क्या बात है भैया, हमें भी बताओ। रणवीर ने हंसते हुए कहा, अरे भैया ने भाभी के लिए नई अलमारी खरीदी है, क्योंकि उन्हें सामान रखने में दिक्कत हो रही थी। यह सुनकर सभी भाई बहन हंसी ठिठोली करते हुए सुमेर की खिंचाई करने लगे। वहीं सीता चुपचाप सिर झुकाई खड़ी थी, जबकि सुमेर बिना किसी को दिखाए सीता को एक गहरी निगाह से देख रहा था। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। सुमेर और सीता भी अपने कमरे में लौट आए। सुमेर ने सीता की ओर देखते हुए कहा, आप अपने कपड़े इस अलमारी में रख सकती हैं। पर सीता ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं नहीं, हमें अपनी चीजें यहां रखने की जरूरत नहीं है, और आप हमें कुछ न कहे। सीता का यह जवाब सुनकर सुमेर के भीतर गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। सीता के पास जाकर सुमेर ने कहा, लाओ, मैं सामान कपड़े में समेट देता हूं। सीता उसकी ओर संजीदगी से देखती हुई बोली, आप मेरे सामान से दूर रहिए। यह सुनकर सुमेर थोड़ी देर उसे घूरने लगा। सीता ने उसकी नजर पकड़ ली और पूछा, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? सुमेर ने बिना जवाब दिए हल्का सा मुस्कुराया और अचानक सीता को अपनी बाहों में उठा लिया। सीता क्रोधित स्वर में बोली, नीचे उतारिए, यह ठीक नहीं है। सुमेर ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अगर कुछ और कहा तो गिरा दूंगा। यह सुनकर सीता चुप हो गई। फिर सुमेर ने उसे एक पेड़ की डाल पर बैठा दिया और उसके सामान को धीरे धीरे अलमारी में सजाने लगा। यह सब देखती हुई सीता के मन में अजीब सी खुशी उमड़ आई। वह चुपचाप उसे काम करते हुए निहारती रही। थोड़ी देर बाद सुमेर ने काम खत्म कर कहा, देखो सीता, तुम्हारा सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया है। ये कहते हुए उसने एक नजर उधर डाली और सीता ने शरारत से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। फिर सुमेर सीता के पास आया और बोला, चलो यहां से उठो। ये सुनते ही सीता का गुस्सा उबाल पर आ गया और वह नाराजगी में उससे मुंह फेर कर बैठ गई। सुमेर ने ठंडी आवाज में कहा, क्या घूर रही हो, उठो। सीता भारी मन से उठी और धीरे से बोली, जब उठाना ही था तो बिठाया क्यों? सुमेर ने बीच में एक तकिया रखा और बोला, सीता देखो, इस तकिए के उस तरफ तुम सो जाओगी और इस तरफ मैं। उसकी बात सुनकर सीता एक तक देखती रह गई। उसने खुद को चिकोटी काट कर देखा, मानो ये सब किसी जादू का असर हो। फिर अचानक उसकी तंद्रा टूटी और सुमेर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? सुमेर ने कहा, सीता, अगर हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते तो क्या एक दोस्त की तरह भी नहीं रह सकते? यह सुनकर सीता हल्के से मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकले, जहां पूरा परिवार बैठा हुआ था। वहां पहुंचते ही रणवीर ने कहा, पापा, भैया की शादी के बाद तो कोई पार्टी हुई ही नहीं।
हमें एक रिसेप्शन तो करना चाहिए। विजय ने भी हामी भरी और ऋतिक सोनम ने भी सहमति जताई। रणवीर ने संजना की तरफ देखते हुए पूछा, संजना, तुम भी तो यही चाहती हो कि रिसेप्शन की पार्टी हो और दोनों को सबका आशीर्वाद मिले? संजना थोड़ी मुस्कुराई और सिर हिलाया। तभी दीदी ने कहा, हाँ, पर शायद संजना भाभी को अच्छा न लगे, क्योंकि ये रिश्ता तो पहले सुमेर भैया के लिए आया था। उनके मना करने के बाद ही रणवीर भैया से ये शादी हुई। ये सुनते ही सबकी नजरें संजना पर टिक गईं और रणवीर शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा रहा। संजना भी वहां थोड़ी असहज हो गई और सबसे ज्यादा आश्चर्य में सोनम रह गई थी, जो यह सुनकर चुपचाप सोच में डूबी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सीता की आर्थिक स्थिति के कारण संजना उससे द्वेष रखती है। यह सच्चाई जानने के बाद संजना का चेहरा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद संजना उठकर चली गई और उसके साथ रणवीर भी बाहर निकल गया। रिद्धि भी बहुत उदास थी और सबसे क्षमा याचना कर रही थी। उस समय सभी लोग एक एक कर अपने अपने कमरों की ओर चले गए, परंतु सुमेर और सीता वहीं बैठे रहे। सुमेर ने एक नजर सीता की ओर किए बिना पूछा, क्या तुम्हें इस बात से ठेस पहुंची? सीता ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आखिरकार हम पति पत्नी भी तो नहीं है। यह तो हमारी नई मित्रता है, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यह कहकर सीता भी उठकर अपने कमरे की ओर चली गई, परंतु सुमेर को यह उत्तर कुछ विशेष नहीं लगा और वह उसकी ओर तब तक देखता रहा जब तक वह अपने कमरे में चली नहीं गई। फिर सुमेर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। जब सीता ने उसे सज-धज कर बाहर जाते देखा तो पूछ बैठी, आप कहीं जा रही हैं? सुमेर ने संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ, आज रात का भोजन बाहर ही करूंगा। ये तुम्हें बताना भूल गया था। सीता ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मुझसे क्यों कह रही हैं? मां को बताइए, हम आपकी पत्नी नहीं है। सुमेर ने शांत लहजे में कहा, इस छोटी सी बात पर इतना क्यों कह रही हो? ठीक है, मां को बोल दूंगा। सीता ने भी बेपरवाही से कहा, ठीक है, मैं बता दूंगी। सुमेर तैयार होकर चला गया और सीता वहीं पर बैठी रह गई। कुछ समय बाद सीता ने सुनीता के पास जाकर सूचित किया कि सुमेर आज रात घर पर भोजन नहीं करेगा, क्योंकि वह प्रियंका की पार्टी में गया है। तभी सुनीता ने कहा, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें भी तो जाना चाहिए था। सीता शांत खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पूरे परिवार ने साथ बैठकर भोजन किया और फिर सोने चले गए। सीता वही हॉल में बैठकर सुमेर का इंतजार करने लगी। जब सुनीता ने देखा कि सीता अभी भी हॉल में बैठी है, तो वह समझ गई कि वह सुमेर के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। यह देख सुनीता निश्चिंत हो गई और अपने कमरे में सोने चली गई। धीरे धीरे रात के 12 बजे बज गए। बैठे बैठे सीता की आंख लग गई, परंतु एकाएक गाड़ी के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वह दरवाजे की ओर भागी और देखा कि सुमेर गाड़ी से बार बार उतरने और फिर बैठने का सिलसिला दोहरा रहा है और साथ ही हॉर्न भी बजा रहा है। यह देखकर सीता तेजी से गाड़ी के पास पहुंची और धीमे स्वर में सुमेर को फटकारते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? आप समझ नहीं रहे कि रात के 12 बजे है और घर में सब लोग सो रहे हैं? सुमेर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बार बार वही हरकत करता रहा। आखिरकार सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, बस, बहुत हो गया, अब अंदर चलिए। सुमेर ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, अभी तो एक ही बोतल खाली हुई है। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से शराब की गंध उठी, जिससे सीता नाराज हो गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक डॉक्टर होकर आप यह सब कर रहे हैं। घर में सब आपके बारे में क्या सोचेंगे और मम्मी पर क्या बीतती होगी? सुमेर ने लड़खड़ाते हुए अपनी उंगली सीता के होठों पर रखी और बोला, मां को तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी आज की पीने की वजह तुम ही हो। हमारी वजह से वह क्यों? सुनकर सुमेर ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम बहुत बोलती हो। चुप रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। यह कहकर सुमेर लड़खड़ाते हुए घर की ओर बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह नीचे गिर पड़ा। सीता दौड़कर उसके पास पहुंची और झुंझलाते हुए बोली, आप कितनी नाटकबाजी करते हैं, चुपचाप चलिए, समझे? ये सुनते ही सुमेर बच्चों की तरह आंसू बहाने लगा। सीता ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? आप क्यों रोने का नाटक कर रहे हैं?
सबको जगा देंगे क्या आप? आपकी बनी बनाई इज्जत एक ही पल में खत्म हो जाएगी। सुमेर ने भरे हुए स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से रो रहा हूं। तुम मुझे ऐसे डांटती हो? मम्मी से शिकायत करूंगा तुम्हारी। भला कोई पत्नी अपने पति को ऐसे डांटती है क्या? सीता उसकी बात पर मुस्कुराई और बोली, लेकिन आप तो हमें अपनी पत्नी मानते ही नहीं। सुमेर ने उदास होकर कहा, तुम हंस रही हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा, अब नहीं हंसेंगे, चलिए कमरे में चलिए। सुमेर लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और सीता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ चलो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। चलते चलते सीता ने पूछा, आप प्रियंका की पार्टी में थे? सुमेर ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं गया था। मैं अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने गया था। यह सुनकर सीता को अनजाने में अच्छा लगा। वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही अंदर जाने लगे, सुमेर ने सीता का हाथ थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए जोर से गले लगा लिया। वह बोला, सीता, उधर मत जाओ, वहां फिसलन है, तुम गिर जाओगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। सीता को इस बात से दिलासा मिला कि सुमेर उसे खोना नहीं चाहता, चाहे प्यार हो या नहीं। दोनों के बीच एक अनकही आदत बन चुकी थी। सीता ने काफी देर तक सुमेर को शांत किया और उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके बालों पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। इसी तरह वह भी वहीं बैठी बैठी सो गई। सुबह जब सुमेर की आंख खुली तो उसने देखा कि सीता वहीं उसके पास बैठी सोई हुई है और उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा था। पिछली रात की धुंधली यादें उसकी चेतना में लौट आई। वह दोस्तों से मिलने गया था और कुछ ड्रिंक कर ली थी। सीता की ओर देखते हुए उसने सोचा, शायद मेरी वजह से इसे कल रात काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुमेर ने धीरे से सीता के सिर के पीछे तकिया लगाने की कोशिश की, तभी उसकी नींद टूट गई। सुमेर को खड़ा देखकर वह भी तुरंत उठ गई। उसने चिंतित स्वर में पूछा, आप ठीक है? सुमेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे क्या होगा? उसके जवाब से ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं। सीता के मन में यह विचार कौन था कि उसे पिछली रात की कोई बात कैसे याद नहीं है। सुमेर फ्रेश होने बाथरूम चला गया और सीता वहीं बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर आया तो उसने सिर्फ एक तौलिया लपेट रखी थी। यह देखकर सीता गुस्से में बोली, आप अकेले इस कमरे में नहीं रहते जो ऐसे घूम रहे हैं, जल्दी से कुछ पहन लीजिए। सुमेर बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे कि वह उसकी फिक्र को हल्के में ले रहा हो। इसमें क्या परेशानी है? सुमेर ने कहा। सीता ने गुस्से में जवाब दिया, आपका मतलब क्या है? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी बीच पर देखा है? वहां लड़कियां भी छोटे कपड़ों में आराम से घूमती है। सीता ने उस पर नजरें घुमाते हुए कहा, फिल्मों में देखना और असल में पहनना दो अलग बातें हैं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो और जाओ, कुछ ढंग का पहन लीजिए। इसी बीच हॉस्पिटल से कॉल आया, प्रियंका मैडम का। सुमेर झुंझलाते हुए बुदबुदाया, अब तो मुश्किल में फंस गया हो। यह औरतों के बीच का मामला किसने मुझ पर थोप दिया? ये सुनते ही पास खड़ी सीता ठिठकी और बोली, आपने क्या कहा? मैं आपको क्या परेशानी दे रही हूं? सुमेर ने सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा, मैं तो प्रियंका के लिए कह रहा था। तभी हॉल से किसी के बोलने की आवाज आई। दोनों तुरंत बाहर निकले और देखा कि प्रियंका घर पर आई हुई थी और वह सुमेर को आवाज लगा रही थी। घर का पूरा परिवार वहां इकट्ठा था। सीता और सुमेर हड़बड़ाते हुए प्रियंका के पास पहुंचे। सुमेर ने प्रियंका के सामने पहुंचकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी प्रियंका, मैं आने ही वाला था, लेकिन मेरी कार खराब हो गई थी। रास्ते में रॉकी, जो मेरे कॉलेज का दोस्त है, मिल गया और वो मुझे अपनी गाड़ी में ले आया। तुम तो जानती ही हो कितना जिद्दी है वो। प्रियंका ने आंखों में गुस्से के भाव लिए सुमेर की ओर देखा। फिर उसने सुनीता की तरफ देखा और कहा, आंटी जी, देख रही है कैसे बहाने बना रहा है। मैं अब और बात नहीं करूंगी इससे। आज के बाद ये अपनी जिंदगी खुद संभाले। सुनीता मुस्कुराती हुई बोली, सीता, ये दोनों तो बचपन के साथी है, मस्ती मजाक चलता रहता है इनके बीच। लेकिन सीता खामोश रही। इतने में प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ सुमेर की ओर देखा और सुमेर ने उसे गले लगाते हुए कहा, सॉरी यार, अब की बार पक्का, अब कोई ऐसी गलती नहीं होगी। उसी समय सुमेर का छोटा भाई विजय, जो कि इस बात से अनभिज्ञ था
कि सुमेर ने प्रियंका को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। बोल पड़ा, अच्छा हुआ प्रियंका दीदी आप आ गईं। अब भाई को समझाइए कि शादी के बाद एक पार्टी तो दे दे। विजय की बात सुनते ही सुमेर और सीता चौकन्ने होकर एक दूसरे को देखने लगे। प्रियंका के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आया और उसने पूछा, किसकी शादी की बात हो रही है? यह सुनते ही घर के सभी लोग समझ गए कि सुमेर ने प्रियंका को अपने विवाह की जानकारी नहीं दी थी। विजय अब सहम गया। उसे समझ आ गया कि सुमेर अब उसे डांटने वाला है। प्रियंका ने अपनी आंखें सुमेर की तरफ घुमाई और बोली, विजय तुम किसकी शादी की पार्टी की बात कर रहे हो? और फिर सीधे सुमेर की ओर देखते हुए कहा, सुमेर। उसकी शादी की चर्चा चल रही थी। तभी सोनम ने उत्साहित होकर कहा, यह तो सीता भाभी की बात है। विजय ने अपनी पत्नी की ओर एक तीखी नजर डाली और दबे स्वर में कहा, तू तो पागल है, खुद तो मरेगी ही, मुझे भी साथ ले मरेगी। प्रियंका कुछ देर शांत रही और फिर बोले, वास्तव में तुमने शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं दी। सुमेर ने सहजता से कहा, वो प्रियंका? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रहने ही दो। इस पर सुमेर के दोनों भाइयों ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अब तो पार्टी तो बनती है। तभी सुमेर बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। उसके पीछे पीछे जीता भी दौड़कर गई और सुमेर के सामने जाकर बोली, हमें माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको असुविधा हुई। अब ये पार्टी क्यों ना हम कहीं और चले जाए ताकि आपको हमारी वजह से परेशानी ना हो। सुमेर ने उसकी ओर देखा, उसका हाथ थामा और उसे बाहर ले गया। पूरा परिवार खुशी से उत्सव की तैयारियों पर चर्चा कर रहा था। तभी सुमेर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ना कर सकता हो या फिर भाग सकता हो, लेकिन जो खुशी उनके चेहरों पर है वो मैं उनसे नहीं छीन सकता। इसलिए मैं तुमसे भी यही चाहूंगा कि मेरे परिवार को, विशेषकर मेरे माता पिता को तुम्हारी वजह से कोई दुख न पहुंचे। ये कहने के बाद वह प्रियंका के पास गया और उससे अस्पताल चलने का इशारा किया। दोनों वहां से निकल गए। संजना जैसे ही सोनम के पास जाने लगी, सोनम तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वह संजना से नाराज थी क्योंकि संजना ने उसे सुमेर और अपनी बात नहीं बताई थी। उधर रिद्धि भी कॉलेज चली गई थी। मास्टर जी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी, तो सुनीता और मास्टर जी दोनों अपने कमरे में बैठकर कामों की सूची बनाने लगे। वहीं मास्टर जी की मां आराम करने चली गई। सीता वहीं खड़ी खामोशी से सब देखती रही, अपने विचारों में गहरी खोई हुई थी। सुमेर अपने क्लिनिक में बैठा पार्टी को लेकर चिंतित था। उसे यह सोचकर बेचैनी हो रही थी कि उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि सीता उम्र में उससे काफी छोटी थी। हालांकि वह अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखता था और अपनी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा लगाना कठिन था। फिर भी सीता उसके सामने नादान सी लगती थी। सीता भी यह सोचकर विचलित थी कि पार्टी में लोग उसे कम आंकेंगे, पढ़ाई में कमी का ताना देंगे और वह न जाने कैसे सबके बीच सामंजस्य बैठा पाएगी। जैसे ही समय आगे बढ़ा, सभी खाने की मेज पर मिले और अपनी अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा करने लगे। सबसे पहले रणवीर ने उत्साह से कहा, पापा सजावट का काम मैं देख लूंगा। विजय ने कहा, पापा मैं सबके कपड़ों का इंतजाम संभाल लूंगा, और सोनम भी फैशन डिजाइनर है तो हम दोनों मिलकर सबके परिधान देख लेंगे। दादी मुस्कुराते हुए बोली, मैं मेकअप का काम देख लूंगी और तुम लोग मम्मी पापा खाना व्यवस्थित करना। तभी दादी ने मजाकिया लहजे में कहा, असल में मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आराम से बैठकर काम चोरों पर नजर रखूंगी। सब हंसने लगे। तभी सुमेर ने कहा, संजना तुम मेहमानों का ख्याल रखना। संजना हल्की मुस्कान के साथ किचन की ओर चली गई, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि किसी ने उसे कोई विशेष काम नहीं सौंपा था। खाने के बाद सभी ने अपने अपने कमरे का रुख किया और अगले 2 दिनों की छुट्टी लेकर पूरी तैयारियों में जुटने का निर्णय लिया। बाद में जब सुमेर बाहर से टहलकर कमरे में लौटा तो उसने सीता को देखा, जो बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। सुमेर ने पूछा, सीता तुम इतनी चिंतित क्यों हो? उसकी बेचैनी को भांपते हुए सुमेर ने उसे सांत्वना दी और कहा, लंबी सांस लो, आराम से बताओ क्या बात है। सीता ने धीमे स्वर में कहा, मैं पार्टी के बारे में सोच रही हूं। कैसे होगा सब कुछ? लोग क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? सुमेर ने थोड़े हल्के अंदाज में कहा,
अरे, मुझे पता है कि लोग कहेंगे मैंने एक बच्ची से शादी कर ली है। हाँ, शर्म तो महसूस होगी, पर क्या करें, सामने तो जाना ही पड़ेगा ना। सुमेर ने मुड़कर देखा तो सीता वहां से गायब थी। वह रसोई में जाकर खड़ी हो गई थी। सुमेर ने यह सोचकर उसे अकेला छोड़ दिया और खुद भी जाकर सो गया। अगली सुबह जब सीता और सुमेर दोनों तैयार होकर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर में हर तरफ हलचल मची हुई थी और दूर से रिद्धि की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रिद्धि ने सुमेर का बैग हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोली, भैया, जब हम सबने छुट्टी ले रखी है तो आप काम पर कैसे जा सकते हैं? वैसे भी मैंने आपके ऑफिस में फोन करके कह दिया है कि अब आपकी 4 दिनों की छुट्टी शुरू हो चुकी है। यह कहकर रिद्धि सुमेर का बैग ले गई। सुमेर असमंजस में मास्टर जी के पास जाकर बैठ गया और बोला, पापा जी, घर पर खाली कैसे बैठ सकता हूं? मुझे वहां कई जरूरी काम निपटाने होते हैं। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन में कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ अपने लिए हों। याद है, पिछले 10 सालों में तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। अब थोड़ा आराम कर लो। सुमेर मास्टर जी की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सीता भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई और वहां सफाई करने लगी। सुमेर ने उसे देखकर पास बुलाया। वह धीरे धीरे सुमेर के पास गई। सुमेर ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? सीता ने सीधी सादी आवाज में कहा, जी, सफाई कर रही थी। इस पर सुमेर ने कहा, इस कमरे की सफाई हो चुकी है। अगर तुम्हें इतना ही सफाई का शौक है तो बाहर जाकर करो। मुझे मालूम है मां ने तुम्हें यह सब करने को कहा है। सच बताओ, मां ने क्या कहा है? सीता ने हिचकिचाते हुए कहा, मां ने तो कुछ भी नहीं कहा। सुमेर उसकी बात सुनकर नाराज हो गया और बोला, हटो, मैं खुद मां से पूछ लेता हूं। घबराकर सीता बोली, अरे नहीं, मां ने कहा था कि अपनी बहुओं पर नजर रखनी चाहिए। यह सुनकर सुमेर मुस्कुराया और उसे कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर इशारा करते हुए शांत हो गया। क्रोधित होकर सुमेर ने कहा, देखो सीता, मेरा दिमाग मत खराब करो, समझ गई ना? ये सब केवल तुम्हारी वजह से हो रहा है और ये पति पत्नी का खेल तुमने लगा रखा है। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, समझी? और एक बात, मां की बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो, तुम समझ रही हो ना? सीता ने इन कठोर शब्दों को चुपचाप सुना, आंखें झुका ली और बिना कुछ कहे खड़ी रही। सुमेर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त समझकर यह इजाजत दी थी कि इस कमरे में रह सको, पति पत्नी बनकर नहीं। समझ गई? सीता ने सिर हिलाकर सहमति जताई, बिना उसकी ओर देखे। सुमेर ने ठंडे लहजे में कहा, अब जाओ यहां से। सीता चुपचाप बाहर निकल गई। आंसू उसकी आंखों में छलक आए थे। अपने भावनाओं को छिपाने के लिए वह बगीचे की ओर चली गई और वहीं एक कोने में बैठकर सोचने लगी, शायद सुमेर ठीक ही कह रही है, मेरी वजह से ही उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। कुछ समय बाद जब वह घर के अंदर लौटी तो उसने देखा कि सभी लोग बड़े उत्साह के साथ अपने अपने काम में व्यस्त थे। वह कुछ आगे बढ़ी और देखा कि सुमेर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। उसे यूं देखती रह गई और सोचने लगी कि आखिर क्यों इस इंसान की बातें उसे इतनी गहराई तक प्रभावित करती है। आखिर उसने ही तो इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था, फिर जब वही दोस्ती की बात करता है तो उसे दर्द क्यों होता है? कुछ देर बाद सुमेर ने फोन रख दिया और उसकी ओर बढ़ा। सीता के सामने आकर उसने ठहर कर पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अपने भावों को काबू में रखते हुए सीता बोली, जी नहीं, मैं आपको नहीं देख रही थी। हम लोग तो उस वक्त सामने दीवार पर बैठे छिपकली को घूर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके ऊपर गिर जाए, इस ख्याल से मेरे दिमाग में एक पल को हलचल मच गई। फिर मैं कुछ पूछने ही वाला था कि सीता ने जैसे मेरी सोच को भांप लिया और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से भाग गई। सुमेर ने पीछे से आवाज दी, रुको सीता। लेकिन सीता फुर्ती से रसोई घर की तरफ भाग खड़ी हुई। सुमेर बड़बड़ाया, अजीब लड़की है। इतने में रणवीर ने कहा, भैया, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, अपना शोध भी खत्म कर लिया है। इस पर सुमेर ने थोड़े अनमने ढंग से जवाब दिया, तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? जो करना है तुम लोग ही देखो। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। 2 दिन बाद पार्टी का दिन आ पहुंचा। मास्टर जी ने सभी को इकट्ठा कर
खड़े लहजे में हिदायत दी, आज शाम कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? इस पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो निश्चिंत रहे मास्टर जी, आज सब अच्छा ही होगा। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं अपने पुत्र और बहू के लिए, विजय ने संतोष प्रकट करते हुए कहा। हाँ, अब भैया की जीवन में भी कोई है जो उनका ध्यान रख सकेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक नन्ही बेटी थी। ब्राह्मण अत्यंत गरीब था और भिक्षाटन से ही परिवार का गुजारा चलता था। जब कभी उसे भिक्षा मिल जाती तो परिवार का पेट भर जाता, किंतु कई बार ऐसा भी होता जब उसे भिक्षा नहीं मिलती और पूरा परिवार भूखे पेट ही सोने को विवश हो जाता था। उसकी पुत्री अत्यंत संस्कारशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह केवल 12 वर्ष की थी, लेकिन अपनी मां के कार्यों में हाथ बटाने में कभी पीछे नहीं रहती थी। प्रतिदिन प्रातः उठकर वह अपने घर की सफाई करती, फिर मां के साथ अन्य घरेलू कार्यों में सहयोग देकर मंदिर जाया करती। उसकी दयालुता ऐसी थी कि किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। यदि कोई असहाय दरवाजे पर आ जाता तो वह अपना भोजन भी सहर्ष दान कर देती थी। उस बालिका का एक पवित्र नियम था। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, सूर्य नारायण का पूजन करती और गौमाता को श्रद्धापूर्वक भोजन कराती। तुलसी को जल अर्पण करना तथा पीपल के वृक्ष को सींचना भी उसके नियमों का अभिन्न हिस्सा था। वह मानती थी कि पीपल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और वहां मां लक्ष्मी भी निवास करती है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि वृक्षों में भगवान विष्णु पीपल के रूप में प्रतिष्ठित है और जहां भगवान विष्णु हो वहां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी स्वाभाविक होता है। वह लड़की पूरी श्रद्धा से अपने जल के लौटे को पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर देती थी। पूजा सामग्री खरीदने के लिए धन का अभाव था, फिर भी वह अपने नियम को कभी नहीं तोड़ती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी देखो, यह बालिका तुम्हारी कितनी अनन्य भक्त है। उसकी इतनी गहरी आस्था है कि तुम्हें उसकी दरिद्रता का निवारण करना चाहिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, यह संसार तो कर्मों के सिद्धांत पर चलता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, परंतु यह बालिका मेरी अनन्य भक्त है, इसलिए मैं अवश्य इसकी सहायता करूंगी। भगवान विष्णु के आग्रह पर माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि जब यह बालिका पीपल पर जल अर्पण करने आएगी तो उसे आवाज देंगी। अगले दिन जब लड़की पीपल के पास पहुंची तो वृक्ष से एक आवाज आई, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? यह आवाज सुनकर लड़की भयभीत हो गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये कौन बोल रहा है? कोई प्रेत है या कोई देवता? लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और प्रतिदिन की तरह पूजा में लीन रही। वह रोज सुबह मंदिर जाकर पूजा करती और फिर श्रद्धापूर्वक पीपल में जल अर्पण करती। कुछ दिन तक लगातार यह आवाज सुनने के बाद उसका भय और भी बढ़ गया और वह चिंता से धीरे धीरे सूखने लगी। उसके पिता, जो एक ब्राह्मण थे, ने यह देखा और पुत्री से पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। हम निर्धन हैं, परंतु अपने छोटे से संसार में प्रसन्न है। हमें किसी भी चीज का अभाव नहीं है, तो तुम्हारी इस उदासी का कारण क्या है? तब वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, जब मैं मंदिर जाकर पूजा करती हूँ और फिर पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करती हूँ तो वहां से एक आवाज आती है, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? मुझे नहीं पता पिताजी कि इस पीपल में कौन है। क्या यह कोई भूत है, प्रेत है या कोई देवता? यही मेरे मन की उलझन है। लेकिन पिताजी, मैंने फिर भी अपने नियम का पालन नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और कहा, पुत्री, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस पीपल वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी का वास है। वे तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती है, तो तुम निसंकोच उनकी सखी बन जाओ। पिता की बात सुनकर लड़की का संदेह दूर हो गया। उसके मन का भार हल्का हो गया और अगले दिन वह फिर अपनी पूजा अर्चना करने के लिए प्रातः मंदिर पहुंची। जब उसने पीपल में जल चढ़ाया तो फिर से वही आवाज आई, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? इस बार लड़की ने साहस बटोरते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी। तत्क्षण माता लक्ष्मी प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, सखी,
यदि तुम मेरी सखी बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में रहना होगा। लड़की ने विनम्रता से कहा, ठीक है माता, परंतु मैं पहले अपने माता पिता से अनुमति लेकर ही आऊंगी, क्योंकि कन्या का धर्म है कि वह अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं न जाए। उसके बाद लड़की घर लौट आई। शाम को जब ब्राह्मण भिक्षा लेकर आए तो उसकी माता और उसने मिलकर भोजन तैयार किया और परिवार एक साथ भोजन करने बैठ गया। जब ब्राह्मण की कन्या संध्या के समय अपने पिता को भोजन परोस रही थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपके कहे अनुसार मैंने पीपल में से आती आवाज को उत्तर दे दिया कि हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी। तभी एक स्त्री प्रकट हुई और मुझसे कहने लगी कि मुझे उनके घर आना होगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर ही उत्तर दूंगी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, वह कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है। तुम्हें उनके घर अवश्य जाना चाहिए। इस पर ब्राह्मण की कन्या ने उत्तर दिया, ठीक है पिताश्री, मैं उनके घर अवश्य जाऊंगी। अगले दिन वह कन्या फिर मंदिर गई, पूजा अर्चना की और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने लगी। तभी फिर से वही आवाज आई, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगी, मेरी सखी बनोगी? कन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी और तुम्हारे घर आने का वचन देती हो। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, तो ठीक है, तुम शुक्रवार के दिन मेरे घर आना। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और फिर शुक्रवार का दिन आ पहुंचा। शुक्रवार के दिन ब्राह्मण की कन्या माता लक्ष्मी के घर जाने के लिए सजी धजी पहुंची। माता लक्ष्मी का महल स्वर्ण और रजत से निर्मित था। चारों ओर धन संपदा का भंडार था। माता लक्ष्मी ने सोने की चौकी बिछाई और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन सजे थे। यह दृश्य देख ब्राह्मण की कन्या विस्मित रह गई। उसकी सखी अत्यधिक संपन्न और वैभवशाली निकली। कन्या मन ही मन बार बार प्रभु का गुणगान कर रही थी और इस अनोखी मित्रता पर चकित होकर माता लक्ष्मी की कृपा का अनुभव कर रही थी। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसी सखी प्राप्त हुई। जब ब्राह्मण की कन्या ने माता लक्ष्मी के घर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया और विदा लेने के लिए उठी तो माता लक्ष्मी ने कहा, सखी, क्या तुम मेरे घर से खाली हाथ जाओगी? अपने माता पिता के लिए भी भोजन लेकर जाओ। कन्या ने सहमति में सिर हिलाया और माता लक्ष्मी ने उसके माता पिता के लिए भी भोजन भेजा। विदा लेने के समय माता लक्ष्मी ने कन्या से कहा, सखी, मेरे घर से कोई भी खाली हाथ नहीं विदा होता है। उन्होंने ब्राह्मण की कन्या को सुंदर वस्त्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी। माता लक्ष्मी की इस कृपा से कन्या आनंदित होकर घर लौटी। अपने घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को वह दिव्य भोजन कराया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, इस स्वर्ण मुद्रा के रूप में हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला है। अब हमें अतिथि का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, जिस प्रकार तुम अपनी सखी के घर गई थी, उसी प्रकार तुम्हें भी उसे अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। इस पर कन्या ने सहमति जताई और कहा, ठीक है पिताश्री, मैं उन्हें अवश्य बुलाऊंगी। अगले दिन प्रातःकाल वह कन्या पुनः अपने नियम का पालन करने मंदिर पहुंची और पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करते हुए अपनी सखी से बोली, सखी, मैंने तुम्हारे घर जाकर भोजन ग्रहण किया है। अब यदि तुम मुझे अपनी सच्ची सखी मानती हो तो तुम्हें भी मेरे घर आना चाहिए और मेरे घर भोजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, ठीक है सखी, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगी। बताओ कब आऊं? कन्या ने उत्तर दिया, इस शुक्रवार को दीपावली का महान पर्व है। कृपया उसी दिन मेरे घर पधारें और हमारे साथ इस आनंद को साझा करें। वह बोली, ठीक है, मैं शुक्रवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगी। ब्राह्मण की कन्या, जो लक्ष्मी माता को निमंत्रण देकर अपने घर वापस आ गई थी, एक बार फिर चिंता में डूबने लगी। उसके चेहरे पर एक अनकही व्यथा झलकने लगी। ब्राह्मण ने पुत्री से पूछा, बेटी, क्या बात है? तू इतनी चिंतित क्यों है? तब ब्राह्मण की कन्या ने कहा, पिताश्री, मेरी चिंता का कारण यह है कि जब मैं लक्ष्मी माता के घर अर्थात अपनी सखी के घर भोजन के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे अत्यंत सम्मान के साथ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया।
लेकिन यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है, साधारण बर्तन भी नहीं है, तो मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी? ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्रवार के दिन तुम गोबर और मिट्टी से आंगन लीप देना और घी का एक दीपक प्रज्वलित कर देना। जब माता लक्ष्मी आएंगी तो तुम चौकी बिछा देना और उनके लिए खीर व पूड़ी बना देना। कन्या ने उत्तर दिया, ठीक है पिताश्री, क्योंकि उसे अपने पिता की बातों से सांत्वना और धैर्य मिला। देखो, हर किसी का अपना अपना मापदंड होता है। वो देवी, मेरी सखी, अपार धन संपदा की धनी है, परंतु हम तो सामान्य जन हैं, अपने अस्तित्व को मान के सहारे बनाए रखते हैं। ब्राह्मण की कन्या ने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताश्री, शुक्रवार के दिन जब मेरी सखी भोजन के लिए नहीं आएगी, तब मैं गोबर और माटी से अपने आंगन को लीप दूंगी। धीरे धीरे शुक्रवार का दिन आ पहुंचा। ब्राह्मण की कन्या सुबह से ही व्यथित थी। उसके मन में एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न हो रही थी कि उसकी सखी के आगमन पर उसे सम्मान पूर्वक बिठाने के लिए भी घर में उपयुक्त स्थान नहीं है। वह सोच रही थी, क्या मैं अपनी सखी को सादर विदा कर सकूंगी? और जब विदाई का समय आएगा तो मैं उसे खाली हाथ कैसे जाने दूंगी, जबकि उन्होंने मुझे बतलाया था कि जो आदर पूर्वक विदा करता है वो बिना भेंट के नहीं भेजता। लेकिन मेरे पास न तो उत्तम वस्त्र है और न ही उपहार देने के लिए कुछ मूल्यवान। इन्हीं चिंताओं में उसका मन डूबा जा रहा था। अब शुक्रवार की सुबह ब्राह्मण की पुत्री प्रातःकाल जल्दी उठी। उसने 4 बजे स्नान किया, गोबर और माटी से आंगन को पवित्र किया, घी का दीपक प्रज्वलित किया और आंगन में एक चौकी रख दी। वह अधीरता से माता लक्ष्मी की प्रतीक्षा करने लगी। माता लक्ष्मी भक्तों की भावनाओं को बखूबी समझती है। उन्होंने उसकी व्याकुलता को भांप लिया। आखिर भगवान अपने भक्तों को व्यथित कैसे देख सकते हैं? इसी भाव में माता लक्ष्मी ने एक चील का रूप धारण किया और देखा कि एक राजा की पुत्री अपने महल के छज्जे पर खड़ी होकर बाल सुखा रही है। उसके गले में एक अनमोल नौलखा हार शोभायमान था। माता लक्ष्मी ने चील का वेश धरते हुए उस हार पर झपट्टा मारा और उसे ब्राह्मण की कन्या के आंगन में छोड़ दिया। हार को देखकर कन्या का मन उल्लास से भर गया। उसने उस हार के एक एक मोती को बेचकर अपनी सखी के स्वागत की पूर्ण तैयारी की। उसने सोने चांदी के बर्तन मंगवाए, चौकी को सुंदरता से सजाया और पूरे घर को सजीव कर दिया। अब माता लक्ष्मी के आगमन का समय आ पहुंचा। माता लक्ष्मी आई और उनके साथ भगवान गणेश भी थे। ब्राह्मण की कन्या ने आदर पूर्वक उन्हें चौकी पर बिठाया और श्रद्धा से उनका सत्कार किया। ब्राह्मण के गणेश जी तो सम्मान पूर्वक चौकी पर बैठ गए, पर माता लक्ष्मी वहां नहीं बैठी। ब्राह्मण की कन्या ने उनसे विनती की, हे माता, कृपया चौकी पर विराजे। तो माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं स्थिर नहीं रह सकती। मैं एक गतिमान तत्व हो, जहां पवित्रता और स्नेह भावना देखती हो, वहीं कुछ समय के लिए ठहर जाती हो, परंतु कहीं स्थायी रूप से नहीं रुकती। ब्राह्मण की कन्या ने माता लक्ष्मी और गणेश जी को आदर पूर्वक भोजन कराया और उनका यथोचित सत्कार किया। माता लक्ष्मी उसकी श्रद्धा और भावनाओं से अत्यंत प्रसन्न हुई और कन्या से कहा, हे ब्राह्मण कन्या, जो वरदान चाहो मुझसे मांग लो। ब्राह्मण की कन्या ने कहा, हे माता रानी, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस मेरी एक प्रार्थना है कि कृपया इस चौकी पर बैठ जाए। माता लक्ष्मी ने पुनः चौकी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। कन्या ने पुनः निवेदन किया, हे माता, यदि मेरी श्रद्धा और भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो कृपा करके वचन दीजिए। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, सखी, वचन की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी मनोकामना तो मैं ऐसे ही पूरी कर दूंगी। परंतु कन्या ने अडिग होकर कहा, नहीं माता, पहले वचन दे। माता लक्ष्मी ने अपने भक्त के आग्रह को स्वीकारते हुए प्रतिज्ञा की, 1 वचन, 2 वचन, यदि तीसरा वचन न निभाओ तो मुझे सीधे नरक में जाना पड़े। तब ब्राह्मण की कन्या ने निवेदन किया, हे माता रानी, कृपया इस चौकी पर बैठ जाए। माता लक्ष्मी, जो वचनबद्ध हो चुकी थी, उस चौकी पर बैठ गई और अपनी उपस्थिति से उस परिवार को 7 पीढ़ियों के लिए समृद्ध कर दिया। माता लक्ष्मी के विराजमान होते ही ब्राह्मण की कन्या का जीवन अभूतपूर्व रूप से बदल गया। जहां कभी झोपड़ी थी, वहां महल खड़ा हो गया
और चारों ओर आनंद और धन वैभव की बाढ़ सी आ गई। अब ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही। उनके घर में हर ओर सुख समृद्धि का आगमन हो गया। अब तो ब्राह्मण की बेटी का जीवन पूरी तरह से समृद्धि में रंग गया। उसके घर में आदर सत्कार की बाढ़ आ गई। समाज में मान सम्मान के साथ उनका स्थान सुदृढ़ हो गया। नौकर चाकर सेवा में हाजिर रहते, भंडार अन्न और धन से भर गए और माता लक्ष्मी साक्षात उसके घर में विराज गईं। कुछ समय पश्चात एक राजकुमार उसी मार्ग से गुजरा। ब्राह्मण की कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो गया। राजकुमार महल लौटकर अपने कक्ष में उदास होकर पलंग पर पड़ गया। राजा ने उसे चिंतित देखकर पूछा, पुत्र, क्या बात है जो तुम इस प्रकार अवसाद में हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, पिताश्री, एक युवती पर मेरा मन ठहर गया है। मैं उसी के साथ विवाह करना चाहता हूं। राजा ने उस कन्या की तहकीकात करवाई और जब यह ज्ञात हुआ कि वह कन्या न केवल रूपवती है बल्कि गुणों की खान भी है, धार्मिक, सुशील और आचार संस्कार में निपुण, तो राजा ने इसे अपने कुल की बहू बनाने का निश्चय किया। ऐसी आदर्श वधू की उन्हें भी खोज थी। राजा ने एक प्रस्ताव के साथ अपने विश्वस्त नाई और पुरोहित को उस ब्राह्मण के घर भेजा, किंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये सुनकर राजा स्वयं ब्राह्मण के घर आए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कन्या के सद्गुणों की प्रशंसा सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। हम उसे अपने कुल की बहू बनाना चाहते हैं। कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। राजा के ये आदर युक्त शब्द सुनकर ब्राह्मण गदगद हो गया और राजा के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने कहा, महाराज, कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी को राजमहल की रानी बनते नहीं देखना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का जीवन सदा के लिए सुख समृद्धि में बीते? और इस प्रकार राजकुमार के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के साथ ही माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा से उस घर को 7 पीढ़ियों तक संपन्नता का वरदान दिया। इस कन्या का न केवल यह जीवन संवर गया बल्कि उसका परलोक भी सुधर गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप ब्राह्मण की इस कन्या के घर में विराजी, वैसे ही जो यह कथा सुना रही है और जो इसे सुन रहे हैं, उन सभी के घरों में भी आपकी कृपा से समृद्धि का निवास हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।